Welcome students. Today we will discuss about the grammar's topic noun संज्ञा। अब तक हम संज्ञा के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में बात कर चुके हैं, संज्ञा के उदाहरण देख चुके हैं। उसके अलावा संज्ञा के 3 जो प्रकार होते हैं उनमें से 2 प्रकारों के बारे में भी हमने बात कर ली है, जिसमें से दोनों प्रकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण तथा साथ ही जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो अंतर होता है हमने उसके बारे में भी पिछले वीडियो तक बात कर ली है। आज की वीडियो में हम पुराना एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो तीसरा और लास्ट हमारा संज्ञा का प्रकार बच रहा है भाववाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा के और उसके उदाहरणों के बारे में भी समझेंगे। तो एक बार जल्दी से हम पुराना जो पढ़ा हुआ है आपका वो सार शब्दों में रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा की जैसे मैंने आपके पिछली वीडियो में बताई, आपको याद भी होगी, तो एक बार उसका रिवीजन कर रहे हैं हम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी भाव के नाम को, किसी स्थान के नाम को, इन सब को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। व्यक्ति का मतलब होता है मनुष्य, आपका नाम, मेरा नाम, परिवार में किसी का भी नाम, वो सब किस में आ रहा है? संज्ञा में। यानी कि आप भी एक संज्ञा हैं, मैं भी एक संज्ञा हूँ। अपनी जो राजधानी है, अपना जो देश है, उसका नाम भी क्या होगा? एक संज्ञा होगा। ये होती है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा के उदाहरण आपने देख लिए, जैसे कि हम बात करें दिल्ली, बम्बई, ये तो स्थान के नाम हो गए जो संज्ञा हैं, या फिर आपका और मेरा नाम, ये हो गई व्यक्ति के नाम जो संज्ञा हैं। इसके अलावा किसी भी पेड़ का नाम, नीम का, जामुन का, इमली का, सहतूत का, ये सब किस में हो जाएंगे? संज्ञा में। अब हम संज्ञा के प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो संज्ञा के हमने पिछली क्लासों में जाना कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या मतलब है? किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए आपका और मेरा नाम क्या है? संज्ञा तो है, लेकिन उसका कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, एक जगह का नाम होना चाहिए, एक स्थान का नाम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी एक वस्तु का नाम होना चाहिए। संख्या में कितनी हो वो? एक, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। इसमें क्या होता है? किसी एक विशेष चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। चीज़ का मतलब मनुष्य भी हो सकता है, वहाँ पे स्थान भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है, लेकिन वो नंबर में कितनी होगी? एक। तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा काम में ली जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण अगर दूँ कि एक तो ये शब्द आपके सामने लिखा हुआ है और एक यह शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, ये मान लीजिए। तो इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर, इनमें से मैं कहूँ आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप बता देंगे क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? राम। तो ये दूसरा जो ये लिखा हुआ है, ये क्या है? तो यह कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब होता है बहुत सारी संज्ञाओं का एक समूह होता है, बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारी स्थानों का एक समूह जो होता है उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक में क्या होगा? एक होगा, नंबर में, संख्या में एक होगा। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकती है और एक स्थान का नाम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हम दोनों के बारे में समझ चुके हैं। जातिवाचक में क्या होगा? किसी एक जाति के व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब अंतिम जो प्रकार है संज्ञा का, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। हम हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं। उस व्याकरण सीरीज में हमने अब तक संज्ञा के परिभाषा के बारे में और उनके दो प्रकारों के बारे में बात कर ली है। आज इस संज्ञा से संबंधित अपना अंतिम वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसके जो तीसरा प्रकार है, संज्ञा का तीसरा जो प्रकार है, जो आपके पिछला लिखा हुआ है उसके नीचे ही आपने व्याकरण की अलग से बना रखी होगी। उसी नोटबुक में जो दो प्रकार लिखे हुए हैं उदाहरणों के साथ, उसके नीचे आप ये लिखना शुरू कर देंगे। तो पहला हमने लिखा, यहाँ 3 नंबर लगा करके, भाववाचक संज्ञा। क्या नाम है? भाववाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो एक बार आप लिख लें, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, अवस्था, रूप, मनोभाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द, इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, रूप, मनोभाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस परिभाषा को एक बार समझो। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, गुण का मतलब जैसे व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, कायर हो सकता है, चालाक हो सकता है, तो उनके बारे में बताए। दोष के बारे में बताए, आदमी बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। रूप के बारे में बताए, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का रूप होता है उसके बारे में बात करें। मनोभावों के बारे में बात करें। तो ये सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, रूप, मनोभाव इत्यादि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके अंदर आप उदाहरणों से एक बार और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। किसी बच्चे को अगर लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके और फिर लिख लेंगे, और उसके बाद जब लिख चुके होंगे तो वीडियो को प्ले कर देंगे आगे के लिए। आपके पास लिंक रहेगा तो आप इसको कितना भी प्ले और पॉज करके देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। हमने इसकी परिभाषा देखी, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, दोष, मनोभाव इत्यादि का जो बोध कराने वाले शब्द हैं वो सारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। अब हम इसका उदाहरण लिखेंगे भाववाचक संज्ञा का, जो आपके लिखा हुआ है उसी के नीचे। उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा? चालाकी, कायरता, अपनापन, दुष्टता,
ममत्व इत्यादि। यह सब किस में आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा शब्दों में। उदाहरण देखिए, चालाकी, मैंने आपसे कहा था किसी व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में जो भी बताए, तो यह व्यक्ति का क्या बता रही है? गुण। कायरता, ये व्यक्ति का दोष बता रही है। अपनापन, इसके अंदर भी आप देखिए, अपनापन का मतलब किसी वस्तु के बारे में ये बता रही है कि उस वस्तु, ये आप अपनापन को जो कह सकते हैं वो व्यक्ति के गुण में कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के गुण को मान सकते हैं। दुष्टता, यह व्यक्ति का दोष होगा। ममत्व, इसके अलावा भी जैसे वस्तु के अंदर हम बात करेंगे अवस्था की, तो मैंने जैसे कहा, आप ये देख लीजिए, तरल, ये भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं। तो इस तरह से वे सभी शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, दोष, मनोभाव इत्यादि का बोध कराएंगे, तो वो सब किस में शामिल होंगे? भाववाचक संज्ञा में। तीनों उदाहरणों को, तीनों जो प्रकार हैं इसके, उनको अलग अलग करके पढ़ना ताकि आपके कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनमें तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के स्थान या एक स्थान के नाम का बोध कराएंगे। जाति के अंदर क्या होगा? एक ही जाति के विभिन्न व्यक्ति, वस्तुओं और स्थान का बोध कराएंगे। और इसमें क्या होगा? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, मनोभाव इत्यादि का बोध कराएंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 क्लासों में संज्ञा के तीनों प्रकार और संज्ञा की परिभाषा को उदाहरण के सहित समझ लिया है। इस संज्ञा के प्रकरण से संबंधित आपको अगर कोई भी परेशानी आती है या किसी भी परिभाषा को समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसका कोई उदाहरण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। इसको एक बार आप लिख लेंगे और याद भी करेंगे। व्याकरण का सबसे मेन जो कार्य रहेगा, होमवर्क, जिस दिन आपका व्याकरण का टर्न होता है उस दिन अपने आप सेल्फ अंडरस्टूड रहो कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आपको व्याकरण लिख करके हमेशा हाथों हाथ ही आपको याद करनी ही है। और जो चीज़ नहीं समझ में आया वो उसी दिन पूछनी भी है। हो सकता है मैं स्कूल आवर्स के दौरान आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं क्लास लेता रहता हूँ, तो आपको बाद में भी इस चीज़ की रिप्लाई मैं नेक्स्ट डे या फिर सेम डे आपको उस चीज़ का, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करूँगा और रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।